सीएनबीसी आवाज के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शो पर मेहमान हैं पद्मश्री प्रसून जोशी। प्रसून, वेलकम टू द शो। आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप जाने माने एड गुरु हैं, लेकिन आपको ये पद्मश्री मिला है। 400 अवार्ड अब तक आप जीत चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल, लेकिन पद्मश्री क्यों खास है? खास इसलिए है कि क्योंकि ये खास है मेरे माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए खास है। और मैंने देखा उनका रिएक्शन देखा, उनको जितनी खुशी उनको मिली, वो मेरे साथ सेरेमनी में थे वहाँ पर, तो इसलिए पद्मश्री खास है। और मुख्तलिफ भी है, इसको मैं अवार्ड नहीं एक सम्मान मानता हूँ। ट्रूली मुझे अवार्ड्स वो लगते हैं जब आप जिनके लिए काम करते हैं, जिनके लिए आप चाहे वो कम्युनिकेशन कैंपेन आप बनाते हैं या आप कोई फिल्म लिखते हैं, आपको आपका अवार्ड लोग देते हैं, वो आपको बताते हैं कि फलां चीज ने मुझे इतना मुतासिर किया, मेरी जिंदगी में इतना डिफरेंस मेक किया, तो उस चीज से आप वो लगता है आपको एक अवार्ड है। कोई आकर के आप लोगों का ही कैंपेन है जो किया था, कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है लाइन जो मैंने आपके लिखी थी, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। तो या फिर एक कोई व्यक्ति आता है कहता है कि मैं 80 साल का हूं, मुझे याद है कुछ दिन पहले कि मुझे आपका गीत तारे ज़मीं पर सुना मैंने, तो मुझे अपनी माँ की याद 80 साल की उम्र में आ गई, मेरी माँ तो अब नहीं है। तो ये आपको अवार्ड्स लगते हैं, मेरे लिए वो ट्रू अवार्ड्स होते हैं। ये एक सम्मान है, सरकार की तरफ से है और मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ उसके लिए। आई एम हम्बल्ड। ये आपको मिला है लिटरेचर, एडवर्टाइजिंग, फिल्म, इस पोइट्री, इस सारे एरियाज में आपके काम के चलते। इतने सारे मुख्तलिफ एरियाज में आप एक तो कैसे काम करते हैं और कितना अलग है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बहुत कमर्शियल है, वहीं पोइट्री एकदम दिल की बात है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे अभी जब बहुत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात चल रही थी, सेंसरशिप की बात चल रही थी, कोई ऑब्जेक्शनेबल चीजें लिखी गई, उनके ऊपर बात चल रही थी कि आपकी कलम से ऐसी चीजें नहीं लिखी। मुझे लगता है कि जब और ये भी पूछा गया कि आप कॉन्शियस रहते हैं जब आप लिखते हैं। सच बताऊं, जब मैं क्रिएट करता हूं या कुछ आइडिया सोचता हूं, उस वक्त मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होता। उस वक्त मैं किसी आचार संहिता का बार बार खोल खोल के नहीं देखता कि ये कर सकता हूं, नहीं ये करना चाहिए, नहीं। मुझे लगता है कि मूलतः आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर आपका स्रोत अच्छा है, उस पर काम करना चाहिए आदमी को, उसकी सोच मूलतः अच्छी हो। जब आपकी सोच मूलतः अच्छी होगी तो वो अच्छी तरह से परिलक्षित होगी, अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होगी, अच्छी तरह से आइडियाज के फॉर्म में आएगी, वर्ड्स के फॉर्म में आएगी। लेकिन अगर आपकी सोच विकृत होगी मूलतः, तो आपके काम में विकृति होगी। मिल्खा सिंह जी नंबर 4 आए, नंबर 3 आए, नंबर 2 आए, उससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं था। मेरा मतलब यह था कि उनका संघर्ष क्या है और उनके संघर्षों को मैं मुखरित करना चाहता था, उनको सामने लाना चाहता था। तो मेरे लिए एक तरह की द पाथ फॉर मी वाज चार्टर्ड इन अ सेंस, subliminally, subconsciously. You are going towards a goal, which you are also doing in brand communication. You know what your brand needs to be. But when poetry you are doing, it's different. Because poetry आप करते हैं जिसके लिए आप कभी भी जिसे कहते हैं कि छद्म नहीं होता, उसमें कुछ भी छद्म नहीं होता। आपको कुछ लगता है, कोई चीज आपको आहत करती है या खुश करती है, और आप उससे इतने आपके अंदर भावोद्वेलन होता है या उठापटक होती है विचारों की कि आप उसको कहे बिना नहीं रह सकते। और वो अलग एक तरह की स्थिति है जिसमें कि आपको ये भी मालूम नहीं होता कि आपको वो कविता कहां तक लेके जाएगी। आप उस शब्द की उंगली थामते हैं, उस विचार की उंगली थामते हैं, और वो आपको कहीं ले जाता है किसी तरफ। कोई कभी ये सोच के कि मैं ये लिख के और ये लिख दूंगा और ये मेरा अंत है, नहीं चलता। वो कहीं जाता है, किसी एक सफर पे निकलता है। इसीलिए कविताओं में वो एक तरह का एक स्वतः स्फूर्त जिसे कहते हैं, वो एक स्पॉन्टेनिटी होती है। मुझे कविता थेरेप्यूटिक लगती है। इनफैक्ट आई कुडंट हैव सर्वाइव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स इफ आई डिड नॉट हैव पोइट्री। एंड
मुझे शिकायत है आज के युग से कि हमारे यहाँ जितनी वैल्यू कविता की एज एन आर्ट फॉर्म होनी चाहिए, पोइट्री की, उतनी नहीं है। और ये समझ लीजिए कि ये समाज का नुकसान है। अगर बच्चों को स्कूलों में हम सिर्फ, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं उसके, मैं मानता हूं कि माँ बाप के ऊपर ही प्रेशर होता है कि बच्चों को वोकेशनल चीज़ें सिखाएं, वो चीज़ें जो उनके जीवन में उनको जीविकोपार्जन का साधन बने, उनकी आजीविका वो कमाएं, जिस चीज़ से वो चीज़ उनको सिखाई जाए। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ, ज़रूर सिखानी चाहिए और वो लगातार पढ़नी चाहिए। लेकिन जो ट्रांजैक्शनल जीवन से हट के कोई चीज़ अगर हम लोगों को बचपन में मिलती है स्कूलों में, तो वो कविता होती है और साहित्य होता है। वो हमें वो चीज़ सिखाता है जो बिकती नहीं है, जो आसानी से मिल नहीं सकती, जिसकी वैल्यूज अलग होती है। वो हमें उन मौकों के लिए, जीवन के उन लम्हों के लिए तैयार करता है जब लेन देन के जीवन में आपको निराशा के क्षण आते हैं। लेन देन के जीवन में आपको हर चीज़ हमेशा आपके मन के मुताबिक तो नहीं चल सकती, लेकिन कहीं वो जो संस्कार होते हैं कविता के, वो आपको साहित्य के, वो आपको एक तरह की छाया होती है जीवन में, जिसमें आप जाकर सुस्ताते हैं, जिसमें आप बैठते हैं, जीवन में जीवन दर्शन आपको पता लगता है। पीपल आर फाइटिंग विद साइकोलॉजिकल डिजीजेस दीस डेज। डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग हमारे समाज में, आप देखें। और ये जो बढ़ती प्रतियोगिता है, स्पर्धा है, ये इसका नतीजा है। ये स्पर्धा बढ़ती रहनी चाहिए क्योंकि जीवन आगे बढ़ना चाहिए, किसी प्रगति की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके बीच में एक थेरेपी जो थी वो हमारे सिस्टम में बिल्ट होती थी, वो हमारे संस्कारों की थेरेपी होती है। वो थेरेपी होती है जो आपको लिटरेचर देता है, आपको म्यूजिक देता है, आपको पोइट्री देती है। वो थेरेपी अगर कम होने लगती है तो समाज का नुकसान। आपने 17 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया जी। आपने फिजिक्स की पढ़ाई करी और उसके बाद आपने MBA किया जी। उसके बाद आप एडवर्टाइजिंग में आ गए। काफी सारे फर्क मुझे मतलब इसमें नजर आ रहे हैं। और जो आप अभी बात कर रहे हैं कि जो थेरेपी आपको लिटरेचर एज अ थेरेपी देती है, क्या इसने आपको इस फील्ड की तरफ खींचा? A belief which is somehow was there right as a child in me never died, and I kept on looking for ways of expressing myself. Whether that search took me to doing science, after that it took me to do business management. मैंने MBA किया। उसके दौरान मुझे ये पता लगा कि एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन भी एक फील्ड है, मीडिया भी एक फील्ड है। शायद हम जिस बैकग्राउंड से मैं आता था वहाँ पर उस तरह की जानकारी नहीं थी, पर जब आई तो मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए शायद इस तरफ। दूसरा, एक प्रेशर पेरेंटल कम था कि अपने को जल्दी से प्रूव करके दिखाओ, ये प्रेशर कम था। उसके लिए मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ, माता पिता का, कि इट वाज नेवर दैट ओवर्ट प्रेशर ऑन मी दैट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ और एल्स। यू ऑलवेज फेल्ट देयर इज एन अनकंडीशनल लव। आपका बिना शर्त कोई प्यार करता है आपको, वो चीज रही हमेशा। सो आई केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग, एंड इन दैट एक्सप्लोरेशन I always had that consciousness in me that I don't want to let anyone down. पर उसमें शायद मैं एडवर्टाइजिंग को एक्सप्लोर कर पाया। फिर आके मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्मों में। I stumbled upon films and gradually tried to express myself. And well, things worked the way they worked, and I'm happy that I've been able to contribute or create certain campaigns or ideas which have clicked with people. इसी नोट पे प्रसून के साथ बातचीत का सफर जारी रहेगा, लेकिन हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रसून के कैंपेन्स के बारे में, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अवार्ड्स के बारे में। आपने बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं, बहुत लंबा सफर रहा है आपका एडवर्टाइजिंग में। ओगलवी से शुरुआत करके आपने अब मैकैन जहां है, मैं कहूँगी बहुत बड़ा हाथ है आपका उसमें, जो इंडिया में वो है कंपनी, उसको बनाने में। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? और क्योंकि आप इंटरनेशनली भी कांस में टाइटेनियम जूरी थे लास्ट ईयर, तो
इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री विज़ावी इंडिया एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आप कैसे देखते हैं? सुनने से बहुत कुछ हासिल होता है। हम लोग शायद सुनते नहीं हैं दूसरों की बातें और अपनी बात ज़्यादा कहते। और वो 5-6 दिन जो मैंने वहाँ जजिंग में बिताए थे लास्ट ईयर कांस में, मैंने एक चीज़ मैंने ये समझ में मुझे आया था कि द डायरेक्शन विल इवॉल्व, द डिस्कशंस विल इवॉल्व and we will arrive at what is right and what is the good work for this year, but it should be arrived at. देखिए हर इंडस्ट्री की अपनी ज़रूरतें होती है, हर कंट्री की अपनी ज़रूरत होती है। हमारी कंट्री की अपनी देश की अपनी ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहाँ बहुत सारे फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट यूजर्स हैं जिनको पहले शायद उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, जबकि सेम प्रोडक्ट्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, द डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, there is a question of repeat purchase, the question of the fact that the consumer, your brand loyal people don't leave you or repeat the purchase with you and stay with you. The challenge here is to recruit consumer. पहले से कहीं ज़्यादा connected consumer है आज के युग में अगर कोई ब्रांड, मल्टीनेशनल ब्रांड किसी एक रिमोट देश में जो पहले कनेक्टेड नहीं होती थी जगह, वहां पर अगर कोई चीज उसकी ब्रांड पर कोई खामी निकलती है तो उसका प्रभाव उसकी एस्टेब्लिश मार्केट में भी पड़ता है, बिकॉज यू लिव इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड टुडे, न्यूज ट्रेवल्स वेरी फास्ट एंड हाउ डू यू मेक इट पॉजिटिव फॉर योरसेल्फ? How do you use it effectively to build a uniform brand, or even if you want to make a brand which has got multiple kind of images at the same time, but how do you get all of that together? That's the challenge of today. हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में दो बहुत बड़े अवार्ड्स हैं। एक्चुअली तो एक ही हुआ करता था, गोवा फेस्ट, जिसको हम बुलाते हैं एबी, क्रिएटिव एबीज, और अब हाल फिलहाल में पिछले 1-2 साल से क्यूरियस अवार्ड्स भी काफ़ी जाने माने लगे हैं। गोवा फेस्ट के बारे में पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ओपिनियन है आपकी गोवा फेस्ट के बारे में, और खासकर तब जब वो अपनी 10वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं? जी, जब गोवा फेस्ट शुरू हुआ था तो मैं उन लोगों में से था जिन्होंने वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द फर्स्ट ईयर फेस्टिवल। तब से मैंने काफ़ी कोशिश की है कि वो एक अच्छा फेस्टिवल बने, इंटरनेशनल फेस्टिवल बने। एंड टू बी फेयर टू ऑल द पीपल हु हैव वर्कड इन गोवा फेस्ट एंड स्टिल आर, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक इट एन इंटरनेशनल फेस्टिवल। गोवा फेस्टिवल और गोवा अवार्ड्स दोनों अलग अलग चीज़ें मैं समझता हूँ। गोवा में जो अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में अभी मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस साल हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं अवार्ड्स में, लास्ट ईयर भी हम लोग ने नहीं किया था, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी वहाँ पर किस तरह के काम को हम प्राथमिकता देंगे, इसके ऊपर इंडस्ट्री का मन क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है। क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि विल इट गो एब्सोल्यूट क्रिएटिव, क्या कई बार लगता है इसमें इफेक्टिवनेस इंक्लूड होगी, क्या इंटरनेशनली जो कैंपेन इंटरनेशनल यार्डस्टिक को लेकर के हम सोचें कि ये कितना आर्टिस्टिक है, उस तरह से सोचा जाए, या फिर इंडियन कंज्यूमर में कितना पॉपुलर है उसको सोचा जाए। ये सब चीज़ें, ये सब विवाद अभी भी वहाँ पर हैं, और उन विवादों का कोई एक ऐसा यूनिफॉर्म और एक assimilated thinking, I don't think we have arrived at anything which is absolute assimilation of everybody's thinking, and where people are unanimous about what Goa Fest stands for, what kind of work in terms of the awards. As far as the festival is concerned, I think some fantastic speakers do come there, and उसकी जो biggest important चीज़ मुझे लगती है वो है bonhomie, bonding between people. I think जिस तरह की busy life हम लोग जी रहे हैं, और टेक्नोलॉजी को एक तरफ मैं धन्यवाद देता हूं, दूसरी तरफ मैं टेक्नोलॉजी को समझता हूं कि वो हमारे को नई रिलेशनशिप्स बनाने में कई बार आड़े आती है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर्स क्लिनिक में अभी कुछ दिन पहले बैठा था और मैं देख रहा था कि जितने भी लोग थे वो अपने अपने फोन्स पर थे, और अपने लोगों से ही, जिन लोगों से वो टच में लगातार हैं उन्हीं लोगों से बात कर रहे थे।
मुझे याद आ रहा था कि हम बचपन में छोटे होते थे, माँ किसी क्लिनिक में लेके जाती थी कभी डॉक्टर को दिखाने, तो बगल वाले बच्चे से, अच्छा क्या हुआ बच्चे को? अच्छा तो कहाँ रहते हैं आप? अरे आप तो अग्रवाल साहब के नेबर हैं। अरे वो तो मेरे समझी हैं। अच्छा तो अरे आप आइए ना घर, आप तो 2 कदम दूर रहते हैं। एक नया रिश्ता कायम होता था, बनता था। अभी क्या होता है, योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इज वेन एवर टाइम यू गो बैक टू देम, यू गो बैक टू दैट ग्रुप यू बिलोंग टू, एंड वो हम ख्याल ग्रुप होता है। आप उसी में उसी वर्ल्ड में बार बार डुबकी लगाते हैं और उसी दुनिया में बार बार नहाते हैं और सराबोर हो जाते हैं, पर वहीं रहते हैं। जो एक एक्सीडेंटल और एक स्पॉन्टेनियस मीटिंग्स होती हैं चीजों लोगों से, और वो उसमें कहीं आड़े आता है। तो मुझे लगता है ऐसे वक्त में फेस्टिवल का जो योगदान हो सकता है वो ये हो सकता है कि लोगों को क्लोजर लाए, उनको किस तरह से आपस में जोड़ें। हम लोग बहुत फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं और मोस्टली पिचेस पे मिलते हैं जाकर के, जब वो आप एक प्रतिद्वंदी की तरह मिलते हैं। तो शायद ये मानना कि हम सब लोग एक ही प्रोफेशन का पार्ट हैं, वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं, और मुझे लगता है कि गो फेस्ट में वो चीज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल अच्छे प्रयास हैं, वर्क इन प्रोग्रेस समझता हूँ मैं, और बेहतर होना चाहिए। और भी नए अवार्ड्स आ रहे हैं। क्यूरियस के बारे में आपका क्या? मैंने अभी तक क्यूरियस के बारे में ना ज़्यादा अभी तक सोचा नहीं है, तो इट विल बी अनफेयर ऑन माई पार्ट टू कमेंट। द लास्ट ईयर आई वाज़न्ट देयर, एंड इट्स रियली कम लाइक एबीज वर्सेस क्यूरियस। ऐसा तो मैं कोई वर्सेस तो समझता नहीं हूँ। देखिए, लोग आपस में भिड़ते रहे, लेकिन हमें एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री सर्वोपरि है, और हम अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छे प्रोफेशनल साबित हों। मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का जो काम है ब्रांड बिल्डिंग, उसको जो बेहतर करने में हमें मदद करेगा, चाहे जो भी अवार्ड है, जो भी मीडिया हाउस है, जो भी करेगा, मैं उसका सहयोग करूंगा। और अब तक तो मैंने ऐसे गुजारा कर ही लिया है, और होपफुली आगे भी कर लूंगा। बिल्कुल, यानी लोगों से मिलने से, उनकी बातें सुनने से आप अपनी क्राफ्ट में इम्प्रूव करते हैं। ये छोटी सी सीख है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए प्रसून की तरफ से, लेकिन प्रसून के साथ बातचीत हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। आपकी फिल्म्स के बारे में बात करते हैं जी। कौन सी फिल्म पे आप अभी फिलहाल काम कर रहे हैं? अभी एक फिल्म आई है मार्गरीटा विद स्ट्रॉ, सोनाली बोस ने बनाई है। वो बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाई उन्होंने, उसके मैंने गीत लिखे। मुझे बहुत आनंद आया उस फिल्म पे काम करने में। एक बहुत बोल्ड सब्जेक्ट है, एंड मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगा मेरा काम उसमें। और उसके बाद मैं एक और सब्जेक्ट, एक एंशिएंट फिगर पे काम कर रहा हूँ आजकल। मेरे एक और मित्र हैं उनके साथ, और होपफुली इट टेक अनदर ईयर टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। सो जब मुझे वक्त मिलता है, उसको मैं डेवलप करता रहता हूँ, उस पर रिसर्च करता रहता हूँ, वो कर रहा हूँ। बीच में गीत लिख रहा हूँ, कई और फिल्में तो बीच में आएंगी, उनमें वो तो मैं करता ही रहता हूँ। आपका खुद का सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है जो आपने लिखा उनमें से? देखिए, मेरे सारे वो गीत जो उतने पॉपुलर नहीं हो पाते, मुझे सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करता हूँ उनकी तरफ। बट सम सर्टेन प्रोजेक्ट्स व्हिच आई डिड इन बिटवीन, व्हिच प्रोबेबली पीपल हैवंट हर्ड दैट मच, उससे लगता है कि वो चीजें किसी तरह से सुना दूं उनको। अभी मैंने पेशावर के उसके बाद की थी समझो कुछ गलत है, वो पोएम है। बाबुल एक पोएम है मेरी, जो शुभा जी ने भी गाई थी, शुभा मुद्गल ने पहले। इस बार भी मैंने निर्भया को वो डेडिकेट की वो पोएम, बाबुल जी हमारा घबराए। 2 लाइनें आप ही सुना दीजिए सर। बहुत खूबसूरत है वो एक्चुअली। चलिए मैं आपको गुनगुना कर सुना देता हूँ। बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो,
मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए बाबुल, जिया मोरा घबराए बाबुल, मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए बाबुल, जिया मोरा घबराए बाबुल रे बाबुल, मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए बाबुल, जिया मोरा घबराए. Man, loss of words actually. Thank you, sir, for such a beautiful interview. It is a pleasure. Well, thank you.